आज शुरू करेंगे हम लोग वेलोसिटी रेशियो। तो वेलोसिटी रेशियो को अगर डिफाइन करें तो वेलोसिटी रेशियो VR इक्वल टू वेलोसिटी या स्पीड कह सकते हैं, स्पीड ऑफ ड्रिवेन पुली डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ ड्राइवर पुली। बेल्ट जो तो पुल्ली को रोटेट करेगा तो उस पुल्ली के स्पीड का रेशियो ही वेलोसिटी रेशियो कहलाएगा। ठीक है, वेलोसिटी रेशियो इज डिफाइंड एज वेलोसिटी ऑफ ड्रिवेन पुल्ली डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ ड्राइवर पुल्ली। ड्रिवेन पुल्ली ड्राइवर पुल्ली तो आप लोग समझ चुके थे क्या है। जिस पे पावर जनरेट होता है, जिस शाफ्ट पे पावर जनरेट हो रहा है उस शाफ्ट पे जो पुल्ली लग रहा है, पुल्ली लगा हुआ है, उसका स्पीड हो जाएगा ड्राइवर पुल्ली नीचे वाला, और इसके थ्रू जो इसके पावर के थ्रू जो बेल्ट के माध्यम से दूसरे पुल्ली पे जो पावर ट्रांसमिट हो रहा है और उसको रोटेट कर रहा है। इस पे पावर जनरेट नहीं हो रहा है, इस पे ये रोटेट कर रहा है इसके पावर से। यहां से पावर ट्रांसफर हो रहा है ड्रिवेन पुल्ली पे और वो रोटेट कर रहा है, तो वो ड्रिवेन पुल्ली हो गया। तो स्पीड रेशियो हो गया। मैथमेटिकली इसको कैसे देखेंगे? मैथमेटिकली इसको अच्छे तरीके से समझना होता है। ठीक है, अगर मान लिया कि बेल्ट रोटेट कर रहा है, बेल्ट एक पुल्ली से दूसरे पुल्ली पे पावर ट्रांसमिट कर रहा है और उसमें कोई स्लिप नहीं है, मतलब बेल्ट स्लिप नहीं कर रहा, पुल्ली पे स्लिप नहीं कर रहा, बेल्ट परफेक्टली उसको रोटेट कर रहा है। जितना स्पीड ड्राइवर पुल्ली पे है, अगर ये दो पुल्ली लेते हैं, ठीक है, बेल्ट ड्राइव के माध्यम से कनेक्टेड है, ये रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये ड्राइवर पुल्ली D1 और ड्रिवेन पुल्ली D2। ड्राइवर को 1 से रोटेट करेंगे और ड्रिवेन को 2 से रोटेट करेंगे, नोटेशन देंगे, उसको डिनोट करेंगे। ठीक है, तो इस पुल्ली पे पावर लग रहा है और इस पावर के कारण ये पुल्ली आपका रोटेट कर रहा है। तो अगर दोनों के बीच में कोई स्लिप नहीं हो तो पुल्ली का स्पीड क्या हो जाएगा? पुल्ली का स्पीड, ड्रिवेन पुल्ली का स्पीड मान लेते हैं कि पाई D2 N2 और ड्राइवर का पाई D1 और सॉरी, अगर पुल्ली पे कोई स्लिप नहीं हो रहा है तो जितना स्पीड इसका होगा उतना स्पीड इसका भी होगा। ठीक है, जितना स्पीड इसका होगा उतना स्पीड उतना ही होगा। अगर पुल्ली स्लिप करता है तभी ना कोई स्पीड रेशियो में चेंज आएगा या स्पीड में कोई चेंज आएगा। जितना स्पीड इसका है जितना स्पीड उसका होगा। अगर स्लिप नहीं होगा तो जितना रोटेशन यहाँ पे होगा सेम रोटेशन यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। क्लियर है यहाँ तक सब लोग को कि अगर स्लिप नेग्लेक्ट करते हैं बेल्ट में तो जितना पावर यहाँ पे जनरेट हो रहा है पूरा का पूरा ट्रांसफर होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। बेल्ट स्लिप नहीं करेगा तो जितना वेलोसिटी यहाँ उतना वेलोसिटी ड्रिवेन पुल्ली पे। तो नेग्लेक्टिंग स्लिप ऑफ बेल्ट, देन स्पीड ऑफ ड्राइवर इक्वल टू स्पीड ऑफ ड्रिवेन। स्पीड ऑफ ड्राइवर क्या हो जाएगा? पाई D1 N1 इक्वल टू पाई D2 N2। क्लियर है इतना तक? स्पीड हो गया इतना। पाई पाई कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा क्या? N2 y N1 इक्वल टू D1 बाई D2। इसी को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, क्लियर है यहां तक?
इसी को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी रेशियो ऑफ बेल्ट ड्राइव। तो ये कब हो गया, ये जब हो गया जब स्लिप को हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो अगर स्लिप कंसीडर करें, अगर स्लिप इस पे कंसीडर करें तो क्या होगा, जितना स्पीड से ये रोटेट कर रहा है पूरा का पूरा स्पीड इस पे ट्रांसफर नहीं होगा, कुछ ना कुछ घट जाएगा। लिटिल अमाउंट ऑफ स्पीड विल बी डिक्रीजेज ऑन ड्रिवन पुली। इन दैट केस वी विल सी। जब स्लिप कंसीडर करेंगे, जब स्लिप कंसीडर करेंगे तो स्लिप एक पुल्ली पे भी हो सकता है और दोनों पुल्ली पे भी हो सकता है। अगर ये ड्रिवन ड्राइवर है और D2 ड्रिवन है तो सपोज दैट ये बेल्ट और पुल्ली के बीच में स्लिप यहाँ पे S1 हो रहा है और इसके बीच में S2 हो रहा है, स्लिप हो रहा है। दोनों पुल्ली के बीच में थोड़ा थोड़ा स्लिप जनरेट हो रहा है या क्रिएट हो रहा है बेल्ट के ग्रिप के कारण या बेल्ट लूज होने के कारण या फिर फ्रिक्शन कम होने के कारण। 3-4 कारण से स्लिप होता है। या तो बेल्ट लूज हो जाता है ग्रिप होने के कारण, या फिर फ्रिक्शन, बेल्ट और पुल्ली के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता है, कम हो जाता है फ्रिक्शन, उसके कारण होता है। या फिर बेल्ट जो हम लोग बेल्ट का लेंथ लंबा रहता है, जितना रिक्वायरमेंट है उससे लिटिल बिट अमाउंट ऑफ लेंथ विल बी इंक्रीज, देन स्लिप विल अकर। ठीक है, तो स्लिप S1 और S2 हो रहा है तो टोटल स्लिप पहले निकालेंगे। टोटल स्लिप दोनों के बीच में टोटल स्लिप, तो टोटल स्लिप S1 प्लस S2, टोटल स्लिप निकल गया S दिया हुआ है। जो आप वेलोसिटी रेशियो पे क्या इफेक्ट डालेगा, तो वेलोसिटी रेशियो आपका बदल जाएगा। वेलोसिटी रेशियो जो हमारा N2 बाई N1 आ रहा था वो क्या हो रहा था D1 बाई D2, इसमें मल्टीप्लाइड हो जाएगा इसका परसेंटेज S बाई 100। ये आपका स्लिप के कारण इस पे इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर एक्चुअल एंगुलर स्पीड में लेते हैं, मान लिया ये स्पीड तो हम लोग क्या है रोटेशन पर मिनट, और उसको हम लोग कन्वर्ट किए लीनियर वेलोसिटी में तो इतना आया, मगर अगर एक्चुअल स्पीड एंगुलर स्पीड में ही रखते हैं इसको तो क्या हो जाएगा वेलोसिटी रेशियो ω2 बाई ω1। और इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्लिप को कंसीडर करके यहाँ पे जो इसका जो एक्चुअल स्पीड ऑफ ड्रिवन पुल्ली और ये एक्चुअल स्पीड ऑफ ड्राइवर पुल्ली, ठीक है, उसके बीच में हो जाएगा ये वेलोसिटी रेशियो। क्लियर है यहाँ तक वेलोसिटी रेशियो। अगर बेल्ट का थिकनेस भी कंसीडर करते हैं, अगर इसमें कुछ बेल्ट का थिकनेस है, ऐसे तो बहुत केस में निगलेक्ट कर देते हैं, मगर अगर बेल्ट का थिकनेस कंसिडरेबल है, कंसिडरेबल का मतलब क्या, उसको कंसीडर किया जा सकता है। क्वेश्चन में बोल दिया कि बेल्ट के थिकनेस को भी कंसीडर कीजिए और उसके बाद वेलोसिटी रेशियो का वैल्यू बताइए कि कितना होगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में फॉर्मूला हमारा फिर बदल जाएगा और थिकनेस ऐड हो जाएगा। वेलोसिटी रेशियो N2 बाई N1 इक्वल टू D1 प्लस थिकनेस ऑफ बेल्ट और D2 प्लस थिकनेस ऑफ बेल्ट इंटू 1 माइनस S बाई 100। तो ये फॉर्मूला क्या हो गया, थिकनेस और स्लिप दोनों कंसीडर किए तो ये केवल स्लिप कंसीडर किए तो, और ये वाला अगर स्लिप और थिकनेस दोनों नेग्लेक्ट किए तो थिकनेस। एक और इफेक्ट पड़ता है इस पे क्रीप का। बेल्ट में क्रीप क्या होता है देखते हैं, क्रीप क्या होता है। बेल्ट में क्रीप क्या होता है, क्रीप जो पढ़े थे ना, फोर्स या स्ट्रेस जब लॉन्ग ड्यूरेशन तक एक्ट करता है तो टेम्परेचर और प्रेशर के कारण और स्ट्रेस के कारण उसके शेप एंड साइज में जो चेंजेस होता है
उसी को हम लोग क्रीप बोलते हैं। तो बेल्ट भी जब लॉन्ग ड्यूरेशन तक जब ये एक्ट करता है तो यहाँ पे फ्रिक्शन जनरेट होता है, उसके कारण आपका ये बेल्ट क्या है, रोटेट करता है पुल्ली पे। तो ये जब लॉन्ग ड्यूरेशन तक रोटेट करता है, और आप ये भी जानते हैं बेल्ट जब रोटेट करता है तो एक टाइट साइड होता है और एक स्लैग साइड होता है। तो टाइट साइड पे टेंशन ज्यादा होता है, जिसके कारण यहाँ पे कुछ स्ट्रेस जनरेट होगा। स्लैग साइड में भी टेंशन होता है मगर इसके कंपैरिजन में कम होता है, तो स्ट्रेस यहाँ भी जनरेट होगा। तो इसके कारण इस पे रेगुलर जब तक ये रोटेट कर रहेगा या बेल्ट इस पे चढ़ा हुआ रहेगा तो इस पे रेगुलर स्ट्रेस इस पे वर्क करते रहता है। किस पे, टेंशन के कारण इसमें स्ट्रेस जनरेट होता है बेल्ट में, और बेल्ट जब रोटेट करता है तो इस पे यहाँ पे कुछ टेम्परेचर का भी इफेक्ट आता है। जब हाई स्पीड पे रोटेट करेगा यहाँ से यहाँ तक तो इसका टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा लिटिल बिट अमाउंट में। तो वो स्ट्रेस जो है लॉन्ग ड्यूरेशन तक वर्क करता है, जब तक ये इस पे बेल्ट रन कर रहा है तब तक, और उस जब लंबे ड्यूरेशन तक बेल्ट आपका हो जाता है, वर्क करता है, या जब लंबे ड्यूरेशन तक इसका यूज होते रहता है तो क्या होता है ना, बेल्ट का लेंथ स्लाइटली इंक्रीज कर जाता है, बेल्ट का लेंथ स्लाइटली इंक्रीज कर जाता है। इसी फिनोमिना को हम लोग क्रीप बोलते हैं, इस फिनोमिना को हम लोग क्रीप बोलते हैं। तो बेल्ट का लेंथ बढ़ेगा तो यहाँ पे स्लिप वगैरह का फैक्टर आएगा, और इसका क्या है, वेलोसिटी रेशियो को चेंज करेगा। तो इसमें क्या चेंजेज आता है, वेलोसिटी रेशियो में जब आपका क्रीप बढ़ जाता है या क्रीप फैक्टर आने लगता है तो उसको बोलते हैं इफेक्ट ऑफ क्रीप ऑन वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो पे क्रीप का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जब क्रीप फैक्टर आएगा तो वेलोसिटी रेशियो अगेन बदल जाएगा, n2 बाई n1 इक्वल टू d1 बाई d2। तो हो जाएगा, इसमें क्या ऐड हो जाएगा, इसमें एक और चीज ऐड हो जाएगा, e प्लस रूट अंडर सिग्मा 1 और e प्लस रूट अंडर सिग्मा 2। गलत लिख दिए क्या, बिल्कुल गलत लिख दिए, 2 ऊपर होगा और 1 नीचे हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ये फार्मूला आपका, जैसे थिकनेस में टी ऐड हो जाता था, थिकनेस जब कंसीडर करते थे बेल्ट का तो वेलोसिटी रेशियो में टी ऐड हो जाता था, उसी तरह से क्रीप के लिए ये ऐड हो जाएगा, क्रीप के लिए ये ऐड हो जाएगा। ये है क्या, ई यंग्स मॉडुलस को डिनोट करते हैं। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ बेल्ट मटेरियल, पुल्ली का मटेरियल नहीं, बेल्ट मटेरियल, बेल्ट का जो मटेरियल होगा, जिस मटेरियल से बेल्ट बना हुआ होगा उसका यंग्स मॉडुलस। तो बेल्ट ऊपर और नीचे या पुल्ली 1 और पुल्ली 1 पे दोनों एक ही बेल्ट रहेगा तो ई ऊपर नीचे दोनों सेम रहेगा, मगर टेंशन देखिए, टेंशन एक साइड ज्यादा होता है टाइट साइड, और स्लैग साइड टेंशन कम होता है। तो टेंशन के कारण ही इसमें स्ट्रेस जनरेट होगा। तो अगर इसमें टेंशन कुछ और है और इसमें टेंशन कुछ और है तो स्ट्रेस भी ऊपर नीचे दोनों अलग अलग होगा। तो सिग्मा 1 स्ट्रेस ऑन टाइट साइड और सिग्मा 2 स्ट्रेस ऑन स्लैग साइड, ये इफेक्ट पड़ेगा आपका क्रीप का। क्लियर है, वेलोसिटी रेशियो ये था सिंपल बेल्ट का। भी बेल्ट भी रहेगा तो भी वेलोसिटी रेशियो इसी तरह से निकालेंगे। अगर सिंगल भी बेल्ट है या क्रॉस बेल्ट ड्राइव रहेगा तो भी वेलोसिटी रेशियो यही रहेगा। ठीक है, वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला सबके लिए सेम, चाहे वो भी बेल्ट हो, चाहे वो ओपन बेल्ट हो, चाहे वो क्रॉस बेल्ट हो। ये बदलेगा था आपका जबकि ये सिंगल बेल्ट नहीं होकर के कंपाउंड बेल्ट ड्राइव रहेगा। ठीक है, जब कंपाउंड बेल्ट ड्राइव मतलब एक से ज्यादा बेल्ट यूज होगा, पुल्ली का संख्या 2 से ज्यादा हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो उस तरह के ड्राइव को कंपाउंड बेल्ट ड्राइव, हम लोग इंट्रोडक्शन में देखे थे बेल्ट ड्राइव का, तो उसमें बदलेगा। तो आइए देखते हैं वेलोसिटी रेशियो भैया ऑफ कंपाउंड बेल्ट ड्राइव, इसमें ऐड कर देते हैं।
कंपाउंड बेल्ट ड्राइव के लिए। तो कंपाउंड बेल्ट ड्राइव के लिए वेलोसिटी रेशियो हो जाएगा VR इक्वल टू, सिंपल फॉर्मूला है, डिराइव वगैरह करने का जरूरत नहीं है, बस फॉर्मूला याद रखिए, इसी पे आपका बनेगा। स्पीड ऑफ फर्स्ट क्लास लास्ट, स्पीड ऑफ लास्ट ड्रीवन पुल्ली डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ फर्स्ट ड्राइवर पुल्ली, ये आपका होता है वेलोसिटी रेशियो। और यही इक्वल टू हो जाता है क्या, इक्वल टू, इसको यहीं पे लिख रहे हैं, आप लिख रहे हैं इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ड्राइवर डायामीटर्स डिवाइडेड बाई प्रोडक्ट्स ऑफ ड्रिवन डायामीटर्स। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में VR ऑफ कंपाउंड बेल्ट ड्राइव, C लगा देते हैं सफिक्स, कंपाउंड बेल्ट ड्राइव इक्वल टू, अगर 6 पुल्ली है तो सबसे लास्ट वाला पुल्ली 6, सबसे पहला वाला पुल्ली, ये ड्राइवर पुल्ली हो जाएगा, ये ड्रिवन वाला सबसे लास्ट हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये प्रोडक्ट ऑफ ड्राइवर 1 से शुरू हो रहा है, तो D1 इंटू D3 इंटू D5 डिवाइडेड बाई ड्रिवन D2 इंटू D4 इंटू D6 डायमीटर। ये है वेलोसिटी रेशियो फॉर कंपाउंड बेल्ट ड्राइव। अगर कंपाउंड बेल्ट ड्राइव नहीं समझे तो देखिए किस तरह से होता है, बता ही देते हैं। अलग अलग डायमीटर का 3 गो पुल्ली ले लिए, ये किसी शाफ्ट पे रोटेट हो रहा है, सपोज दैट ये ड्राइवर शाफ्ट है, तो कुछ ड्रिवन होगा, कोई जरूरी नहीं है कि ये घटते और बढ़ते क्रम में ही हो, डायमीटर पुल्ली का वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगाया जाता है जो हमको वेलोसिटी रेशियो चाहिए। ठीक है, ये समझने के लिए केवल बता रहे हैं। ये ड्रिवन है, मतलब इस पे पावर जनरेट हो रहा है, ये पुल्ली पावर के थ्रू रोटेट हो रहा है, यहां से पावर ट्रांसफर होगा बेल्ट ड्राइव के माध्यम से। तो ये मान लिया हो गया आपका D1 D2 D3 D4 D5 D6 आप बेल्ट के माध्यम से ये कनेक्टेड है। इस केस में वेलोसिटी रेशियो इस तरह से हम लोग निकालते हैं। क्लियर है यहां तक? वेलोसिटी रेशियो में इतना ही। आगे देखेंगे टेंशन रेशियो। और है वेलोसिटी रेशियो क्या? नहीं, वेलोसिटी रेशियो में इतना ही। टेंशन रेशियो है, फिर लेंथ ऑफ बेल्ट है। लेंथ ऑफ बेल्ट देख लेते हैं, उसके बाद टेंशन देखेंगे। टेंशन रेशियो, पावर जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन। तो लेंथ ऑफ बेल्ट, नेक्स्ट बेल्ट का लेंथ क्या होगा? लेंथ ऑफ बेल्ट
अच्छा, इसको बढ़िया से बताते हैं क्योंकि इसमें एंगल ऑफ लैब वगैरह भी आएगा। सपोज एक ड्राइवर पुल्ली है और एक ड्रिवन पुल्ली है, कुछ एक्सिस है इसका। ठीक है, अब ये बेल्ट के माध्यम से कनेक्टेड है। तो सबसे पहले ओपन बेल्ट के माध्यम से लेते हैं कि ओपन बेल्ट के माध्यम से ये आपका कनेक्टेड है। तो ओपन बेल्ट आपका कुछ इस तरह से होता है। सपोज दैट ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो ये भी ओपन बेल्ट है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में रोटेट करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन के रूप में। अब देखिएगा, जब ये पुल्ली बड़ा होगा और ये पुल्ली छोटा होगा, आइडियल केस ले रहे हैं, ठीक है, आइडियल केस ले रहे हैं, हमको स्पीड रेशियो क्या है, इससे ज्यादा स्पीड इस पे चाहिए, आइडियल केस का ले रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जब ये इसका पुल्ली बड़ा होगा और इसका पुल्ली छोटा होगा, तो बेल्ट जब हम इस पे चढ़ाएंगे तो कनेक्शन कुछ बेल्ट का इस प्रकार का होगा कि बेल्ट यहाँ पर ये इसको टच करेगा और यहाँ से फिर ये हटना शुरू होगा। तो जहां से टेंजेंशियल, जिस डायरेक्शन में जा रहा है टेंजेंशियल लाइन खींचेंगे और सेंटर से एक आपको क्या है परपेंडिकुलर डालेंगे। कहां पे, टैंजेंट पे, ये बेल्ट के थ्रू जो टैंजेंट डाल रहा है वहां पे परपेंडिकुलर डालेंगे। ठीक है, सिमिलरली इस साइड में। तो ओपन बेल्ट के माध्यम से कुछ इस तरह के, ये सेंटर पे टच नहीं करेगा क्योंकि पुल्ली इधर छोटा है, तो कुछ ना कुछ ये टैंजेंट होगा, कुछ ना कुछ ये एंगल के थ्रू होगा। तो ये एंगल के थ्रू होगा, अगर ये टैंजेंट होता तो सीधे चला जाता। तो अगर दोनों पुल्ली सेम रहता तब तो ये यहाँ पे आता और एक डायमीटर पे टच करता, मगर वो डायमीटर पे नहीं होगा, कुछ ना कुछ इसका आगे होगा। क्यों? क्योंकि ये पुल्ली का डायमीटर छोटा है कंपेरिजन टू इसका। सिमिलरली इसमें उल्टा हो जाएगा, इसमें इधर चला जाएगा, ये जो टैंजेंट हो जाएगा इधर चला जाएगा। ठीक है, और इसके बीच में जो एंगल बन रहा है, यहाँ डायमीटर से ये परपेंडिकुलर के बीच में जो रेडियस जो हम लोग खींचे, इसके बीच में एंगल बन रहा है। सपोज दैट इसको अल्फा माने, दोनों तरफ सेम आएगा, ये अल्फा माने। ठीक है, ये तो आप लोग 10th में एक थ्योरम पढ़े होंगे कि ये टैंजेंट जहां पे मीट करता है, जहां पे ये मीट करता है तो ये एंगल डबल हो जाता है, टू अल्फा। ठीक है, और इसी टू अल्फा को हम लोग एंगल ऑफ बेल्टिंग बोलते हैं। टू अल्फा ये हो जाएगा एंगल ऑफ बेल्टिंग का नाम देते हैं। क्लियर है? एंगल ऑफ बेल्टिंग किसको देते हैं। और ये जो एंगल बनता है आपका, ये जो एंगल बना, इसको अगर हम थीटा नाम देते हैं तो ये थीटा हो जाता है क्या, एंगल ऑफ लैप या कांटेक्ट, एंगल ऑफ लैप और कांटेक्ट थीटा को बोलते हैं। क्लियर है? क्योंकि ये कभी कभी ये रहता है अल्फा क्या है और थीटा क्या है, कभी कभी तो निकालने के लिए पूछ देता है। तो इसका फॉर्मूला भी है, आपको जब बेल्ट लेंथ का जब निकालेंगे ना बेल्ट का, तो उसमें दोनों का यूज होगा, अल्फा का भी और थीटा का भी। अगर दिया हुआ है डायरेक्टली तो ठीक है, अगर नहीं दिया हुआ है तो दोनों को निकालना पड़ेगा। दोनों को निकालने का फॉर्मूला है, पहले एंगल ऑफ बेल्टिंग निकालते हैं और इसी एंगल ऑफ बेल्टिंग से आपका एंगल ऑफ लैप या एंगल ऑफ कांटेक्ट निकल जाता है। ठीक है ना? तो ये आपको समझना जरूरी था, इसलिए बता दिए कि एंगल ऑफ बेल्टिंग क्या है, ये अलग होता है, और एंगल ऑफ लैप या एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, ये अलग है। दोनों को सेम मत मान लीजिएगा, दोनों अलग अलग है। क्योंकि एंगल ऑफ लैप बेल्टिंग क्या होगा, ये बेल्ट का टैंजेंट जहां पे जो मीट कर रहा है उसका एंगल हो गया वो एंगल ऑफ बेल्टिंग। ये टैंजेंट, ये बेल्ट जो ऊपर से कर्व जा रहा है और ये कर्व जा रहा है, जहां पे मीट करेगा और जो एंगल बनाएगा वो आपका एंगल ऑफ बेल्टिंग कहलाएगा, और एंगल ऑफ लैप क्या आपका ये कहलाता है। ठीक है, अब लेंथ ऑफ बेल्ट क्या होता है, तो लेंथ ऑफ बेल्ट, एंगल ऑफ बेल्टिंग समझ गया। लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट के केस में
डायरेक्ट फॉर्मूला है L इक्वल टू पाई इंटू R1 प्लस R2 प्लस 2x प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x। अब x क्या है, ये जो x दो जगह आया तो x सेंटर डिस्टेंस, एक्सिस के बीच में जो डिस्टेंस हुआ दोनों पुल्ली का, ड्राइवर और ड्रिवन पुल्ली के बीच में हुआ, इसको डिस्टेंस को x बोलते हैं। किसी किसी बुक में c से भी डिनोट किया है सेंटर डिस्टेंस, तो x या x से डिनोट करेंगे या c से डिनोट करेंगे। किसी किसी बुक में c से भी डिनोट किया है, किसी किसी बुक में x से, हम x लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो x हो गया सेंटर डिस्टेंस। इसी को अगर डायमीटर में, ये रेडियस क्या हो गया, ये रेडियस ड्राइवर पुल्ली का रेडियस और R2 ड्रिवन पुल्ली का रेडियस, इसी को अगर डायमीटर के फॉर्म में ले जाएं तो पाई बाई 2 d1 प्लस d2 प्लस 2x प्लस d1 माइनस d2 डिवाइडेड बाई 4x। होल स्क्वायर शायद नहीं है, स्क्वायर होगा, एक बार मिलाना पड़ेगा, हम कंफ्यूज हो रहे हैं। अच्छा देख सकते हैं, होल स्क्वायर ही लिखे हैं। एक बार इसको, ये डाउटफुल है, थोड़ा सा क्लियर कर देंगे नेक्स्ट क्लास में। ये होल स्क्वायर होता है या आर स्क्वायर, जहां तक याद पड़ा है कि होल स्क्वायर नहीं होगा, होल स्क्वायर होगा। अच्छा अभी होल स्क्वायर लिखते हैं, नोट्स में हम होल स्क्वायर लिख के रखे हैं, थोड़ा सा हमको डाउट हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में इसको क्लियर कर देंगे, थोड़ा सा आपको डाउट हो रहा है। ऐसे आप लोग गूगल पे भी देख लेना लेंथ ऑफ बेल्ट क्या होता है, या बुक में देख ही लें, 1 मिनट रुको देख ही लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। अच्छा होल स्क्वायर ही है, ये सही है, यही है, क्लियर, होल स्क्वायर ही, ठीक है। ये लेंथ ऑफ बेल्ट, आप इसी में जब बेल्ट ओपन नहीं होकर के क्रॉस बेल्ट ड्राइव रहेगा तो कुछ नहीं, सिंपल फॉर्मूला है, क्रॉस बेल्ट ड्राइव रहेगा तो कोई चेंजेस नहीं, बस ये माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा। ये क्रॉस बेल्ट ड्राइव का लेंथ, क्लियर है। अब एंगल ऑफ बेल्टिंग क्या होगा, अल्फा, एंगल ऑफ बेल्टिंग अल्फा इक्वल टू R1 माइनस R2 बाई x होता है, और एंगल ऑफ लैप थीटा इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2 अल्फा, 180 डिग्री माइनस 2 अल्फा। ये अल्फा अगर निकल गया तो इसको 2 से गुना कर देंगे तो एंगल ऑफ बेल्टिंग निकल जाएगा, ठीक है। और एंगल ऑफ बेल्टिंग 180 में से एंगल ऑफ बेल्टिंग हटा देंगे तो एंगल ऑफ लैप हमारा निकल जाएगा। तो इतना फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे टेंशन रेशियो और पावर ट्रांसमिशन के लिए जो फॉर्मूला, पावर ट्रांसमिटेड थ्रू बेल्ट, इसका फॉर्मूला देखेंगे। फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का क्या इफेक्ट आएगा, वो कैसे इफेक्ट डालता है पावर ट्रांसमिशन पे, वो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग। और जब पूरा फॉर्मूला हम लोग का क्लियर हो जाएगा तो फिर हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे और बेल्ट ड्राइव खत्म, फिर हम लोग गियर ड्राइव पे जाएंगे। तो आई गेस 2 क्लास और लगेगा, 2 क्लास में आप लोग को बेल्ट ड्राइव पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद 4-5 क्लास में आपको गियर ड्राइव, ठीक है। नेक्स्ट वीक तक कोशिश करेंगे कि अगला पूरा सप्ताह में आपको यूनिट 4 पूरा क्लियर कर दें पावर ट्रांसमिशन, ताकि आपका 12 से 14 नंबर एग्जाम में कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। तो ये हम लोग देखते हैं, और असाइनमेंट आज भेजेंगे शाम तक, असाइनमेंट यूनिट 1 का, और वो लोग आप लोग क्लियर कर लीजिएगा बना करके PDF में हमको पर्सनली व्हाट्सएप पे आप लोग भेज दीजिएगा, ग्रुप में शेयर करेंगे, ठीक है। अभी आप लोग का अटेंडेंस थोड़ा सा हम ले लेते हैं, आप लोग सब लाइन पे ही रखिएगा।